इस इंटेलेक्चुअल मीट में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू, कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष श्री विजेंद्र येड्रप्पा जी, हमारे चुनाव के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जी, भारत सरकार में मेरे साथी, संसद में मेरे साथी और भारत सरकार में मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे बसवराज बोमई जी, हमारे साथ राज्यसभा में सांसद रहे और यहाँ के हेल्थ के एजुकेशन और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक पायनियर मेरे साथी प्रभाकर कोरे जी, हमारी डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट गीता सुथार जी, सुभाष पाटिल जी, हमारे सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नागरिक बंधु जो विभिन्न समाज के वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण पर यहाँ पर आए हैं और आप सब लोग आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। ये मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है ही, साथ ही साथ आप सब लोग समाज के अग्रज हैं। You are the leaders of the society and you are the influencers of the society. So your impact on the society is immense. So whatever you speak has got a great value. और ऐसे लोगों के साथ मुझे वार्तालाप करने का मौका मिल रहा है। जरूर आपके माध्यम से हमारी बात रेजोनेट भी करेगी और एम्पलीफाई भी करेगी और समाज तक जाएगी। ये मैं आप इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ। Because you all have a very greater say in the social arena. अभी विजेंद्र जी भारत की राजनीति के बारे में चर्चा कर रहे थे और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भी बात कही। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने राजनीति को लंबे समय तक देखा होगा, लंबे समय तक आपने समझा भी होगा। हमारे यहाँ क्या वातावरण होता है? एक वातावरण होता था, ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, things are going to remain the same. Anybody may come and rule, but things are not going to change. This was the political discourse. यह एक राजनीतिक सोच हम सबको देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ पॉलिटिक्स क्या थी? पॉलिटिक्स थी पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट, पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट कॉम्बिनेशन, politics of regional combination, politics of appeasement, politics of taking the support of all but ruling for one section of the society. ये राजनीति का चरित्र था। क्या चरित्र था? सबसे वोट ले लो, लेकिन वोट लेने के बाद जब सरकार बने तो वह सरकार किसी जाति की हो जाती, किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की हो जाती थी, किसी वर्ग की हो जाती थी। They never represented the whole society. They always represented the section of the society, a particular caste-dominated society. Prime Minister Modi has challenged and changed the political culture and political discourse of the country. This we have to understand. उन्होंने राजनीति की संस्कृति बदल डाली। The political culture has been changed. उन्होंने political discourse की
को चैलेंज किया और पॉलिटिकल डिस्कोर्स को चेंज कर दिया। पहले पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ कास्टिज्म, आज अपीजमेंट टू नन, जस्टिस टू ऑल। किसी का अपीजमेंट नहीं होगा, लेकिन जस्टिस सबको मिलेगा, सबको समान दृष्टि से देखा जाएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के चले। और इसीलिए वोट बैंक पॉलिटिक्स को, अपीजमेंट पॉलिटिक्स को, और पॉलिटिक्स किस चीज की शुरू हुई? पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ फुलफिलिंग द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। ये परिवर्तन आ गया। आज हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, आज हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, आज हम बात करते हैं रिपोर्ट कार्ड की, आज हम बात करते हैं अपने अकाउंटेबिलिटी, और हम आज बात करते हैं लोगों की एस्पिरेशंस की फुलफिलमेंट की। यह अंतर प्रधानमंत्री मोदी जी दिखा रहा है। हम जब छोटे हुआ करते थे, मैंने अभी भी मैं यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस से हिमाचल बात कर रहा था, तो मैं उनको सुना रहा था, आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं। जब मैं अपने गांव जाता था तो मुझे कहा जाता था कि जब तुम अगली छुट्टी में आओगे, when you will come for the next summer vacation, you will find a road which will lead to your village. जब मैं अगली बार गांव जाता था तो देखता था सड़क नहीं बनी है, वैसे ही कच्चे रास्तों से मुझे जाना पड़ता था। मुझे हर बार छुट्टी में बोला जाता था कि बिजली आ जाएगी। जब मैं छुट्टी में अगली छुट्टी में जाता था तो बिजली नहीं आई होती थी। मुझे हर छुट्टी में कहा जाता था कि पानी आ जाएगा। मैं गांव से आता हूं, मैंने देखा है, हर समर वेकेशन में जब मैं जाता था तो मैं देखता था मेरा गांव वहीं का वहीं खड़ा है। आज जब हम अपने गांव को देखते हैं, और मेरे गांव को नहीं, 6.5 लाख से ज्यादा गांव को देखते हैं, हर जगह बिजली, पानी, आवास, इसकी व्यवस्था मोदी जी ने कर दी है। इस चीज की हमको समझ। और इसीलिए अगर मैं कहूं, आज अगर every household has got electricity, you know, in 2014 only 18,000 villages did not have electricity. 18,000 villages, and he decided that within 1,000 days there will be no village left without any electricity, and within 1,000 days 18,000 villages को बिजली पहुंचाई गई। ये तरीके है। Do you know, हमें मालूम है क्या, 2.5 करोड़ घरों में बिजली नहीं थी। 2.5 करोड़ लोग बिना बिजली के थे। वो बिजली मांगते थे, उनको बिजली नहीं मिलती थी। इन 2.5 करोड़ लोगों को भी बिजली पहुंचाने का काम किया गया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया गया। 11 करोड़ लोगों को जल ही जीवन में कनेक्शन दिए गए। 11 करोड़ लोगों को। आप तो खैर पहाड़ी इलाके, प्लेन इलाके से हो, मैदानी इलाके से हो। बुमई साहब, मैं पहाड़ से आता हूं। मेरी माताएं, मेरी बहनें 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पहाड़ से नीचे उतरती थी। एक घेला पानी भरती थी पोखर से, और पानी लेकर के वापस ऊपर 3 किलोमीटर चढ़ती थी। They used to spend 3 hours a day only to fetch water. आज 11 करोड़ घरों को हर घर नल, हर घर जल में पानी पहुंचाया गया। इस तरीके की व्यवस्था। मुझे मालूम नहीं कर्नाटक की क्या स्थिति रही है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, जहां मैं पढ़ा, जहां मैं बड़ा हुआ, वहां पर हमारी माताएं अपने डेली नेचुरल नीड्स के लिए खेतों में जाया करती थी। एंड दे यूज्ड टू गो in numbers, झुंड के झुंड, and they used to wait for before sunrise and after sunset. They used to go together for their natural needs. क्या लाइफ थी, क्या डिग्निटी ऑफ लाइफ थी, क्या डिग्निटी, विमेन की डिग्निटी थी। और मालूम है व्हाट वाज द नंबर? 12 करोड़। 12 करोड़ बहनें, मतलब 12 करोड़ बहनें, माताएं, 12 करोड़ बच्चे और 12 करोड़ परिवार के लोग
for their natural needs, they used to go to the fields, they used to go to the woods, they used to go to the jungles. और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ इज्जत घर दे करके और शौचालय बना करके, टॉयलेट्स बना करके, इज्जत घर बना करके 12 करोड़ बहनों को लाइफ विद डिग्निटी दी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने तो लिव विद डिग्निटी इस तरीके का हमको देखने को मिला। हम यहाँ आपसे गैस के कनेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। मैं बार बार सुनाता हूँ, आप सब में से पता नहीं कितनों ने गांव की जिंदगी देखी है, पर हमने तो देखी है। हमारी गांव की बहनें सुबेरे 5 बजे उठती थी। They used to go to the jungles, to the woods. लकड़ी काट के लाती थी, लकड़ी का चूल्हा जलाती थी, 200 सिगरेट के धुएं के बराबर वो धुआं अपने अपने फेफड़ों में लेती थी। आपके यहाँ पता नहीं, लकड़ी का चूल्हा जलता है तो आप लोग वो उसके लिए फूकना पड़ता है। पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको फूकनी बोलते हैं, फूक वही बोलते हैं। तो फूकनी से फूक फूक कर, आंखों में पानी भर भर कर, तब जाकर के एक कप चाय पतिदेव को पिलाती थी और परिवार को आगे नाश्ते के लिए तैयार करती थी। आज 11.5 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन उज्ज्वला योजना में मिला है। लाइटर से टक से जलाओ, 5 मिनट में चाय पिलाओ, आधे घंटे में खाना बनाओ। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ, महिलाओं को डिग्निटी के साथ आगे बढ़ने का, उनके लाइफ में जो चेंज लाया गया है वो भी हम सबके ध्यान में है। इसलिए ये सारी चीजें हर तरीके से विकास के दृष्टि से किया गया है। अभी विजेंद्र जी चर्चा कर रहे थे कि वी आर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम 5th कहां से आए हैं? 11वें नंबर से आए। वी वर 11th, नाउ वी आर द 5th and we have overtaken Britishers who ruled us for 200 years. उनको हमने ओवरटेक किया है और इस बार 2024 में आप फिर से कमल खिलाएंगे, मोदी जी आएंगे। 2028 में इंडिया विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एंड इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आज मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट भी ये बताती है कि अगर ब्राइट स्पॉट कोई है, अगर कोई ब्राइट स्पॉट है तो वो इंडियन इकोनॉमी है, वो ब्राइट स्पॉट इंडिया है। अब हमारे, कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल रहा है तो बोल रहा हूं, हमारे वो गांधी फैमिली लगी हुई है, जॉब्स नहीं है, महंगाई है, नौकरी नहीं है, महंगाई है, महंगाई है। देखिए आप, वो तो जॉबलेस हो गए, इसमें तो कोई दो राय नहीं, इसलिए उनके लिए तो जॉब्स नहीं है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी की दृष्टि से मैं आपको बताना चाहता हूं और ग्रोथ रेट आपको बताना चाहता हूं। ये लोग पढ़ते लिखते कम है, इनको ये नहीं मालूम है कि कोरोना में सारी दुनिया मुसीबत में पड़ी। इनको ये नहीं मालूम है कि यूक्रेन वॉर का असर सारी दुनिया में पड़ा। उसके बावजूद भी स्टेबल इकोनॉमी रही तो इंडिया की इकोनॉमी मोदी जी के नेतृत्व में रही। ये हमको, और जब मैं आपसे ये सारी बातें कर रहा हूं तो मैं आपको आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं। ग्रोथ रेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज 1.5%. Growth rate of Germany is 0.9%, not even 1%. Growth rate of China is 4.2%. Growth rate of Japan is 1%. ईस्ट उठा लो, वेस्ट उठा लो, सब जगह कोरोना की मार पड़ी है। And growth rate of India is 6.3%. अब मैं अनपढ़ों को पढ़ाऊं क्या? जिनको समझ में ना आए कि इंडियन इकोनॉमी का रूप क्या बन रहा है। इन्फ्लेशन, इटली का इन्फ्लेशन 6%, जर्मनी का, यूनाइटेड किंगडम का इन्फ्लेशन 7.7%, जर्मनी का इन्फ्लेशन 6.3%, ऑस्ट्रेलिया का 5.9%, इंडिया 5.5%. It is always less than 6% between. और मनमोहन सिंह के जमाने को मत भूलिएगा, द ग्रेट इकोनॉमिस्ट का जमाना। The inflation was never less than 10%. It was always in double digit that we have seen. और मिसेस गांधी के जमाने में इन्फ्लेशन was 30%. जो गरीबी हटाओ का नारा लगाते थे, उनका इन्फ्लेशन 30% था। ये इनकी कथनी और करनी का अंतर रहा।
मैं एक बात और बताना चाहूंगा, आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमारा इंक्रीज 100% है। जहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 304 बिलियन था, वो आज बढ़ करके 615 बिलियन यूएस डॉलर्स हो गया है। बजट, हमारा रेलवे बजट 8.5 टाइम्स बढ़ गया है। हमारा रेलवे ट्रैक का रिकॉर्ड 3 टाइम्स बढ़ गया है। हमारा रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 10 टाइम्स बढ़ गया है। हमारी मेट्रो कनेक्टिविटी, ओनली 3 cities had metro connectivity in 5 cities had metro connectivity in 2014. Now 27 cities have got metro connectivity. ये हमको ध्यान रखना है। नेशनल हाईवे, the highway is 60% increase. और हम एविएशन में 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट बन गए हैं। 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट बन गए। अगर हम मोबाइल की बात करें, 2014 में 92% of the mobiles were made in China. 92%. Today, 97% of mobiles are being manufactured in India. Even Apple is manufacturing in India. 97. और वहां आपको में लिखा होता है, एप्पल पर भी लिखा होता है मेड इन इंडिया। ये आज परिवर्तन हम देख रहे हैं जो हुआ है। अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो इंडिया 2nd नंबर का स्टार्टअप बन गया है। अगर हम फार्मा एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया का फार्मा एक्सपोर्ट 126% इंक्रीज कर गया है। अगर हम डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट 133% बढ़ गया है। अगर हम एग्रीकल्चर के एक्सपेंडिचर की बात करें तो हमारा एग्रीकल्चर का एक्सपेंडिचर 5% बढ़ गया है। 5 टाइम्स बढ़ गया, 5 टाइम्स बढ़ गया है। और अगर हम फूड प्रोडक्शन की बात करें तो वो 1.25% बढ़ गया है। मेगा पार्क्स आज 12 गुना 12 टाइम्स बढ़ गए हैं। एमएसपी का पेमेंट हमारा 2.7% बढ़ गया है। बजट एलोकेशन इन द हेल्थ सेक्टर, कोरे साहब बैठे हैं, आपने भी वो जमाना देखा है when there were 6 All India Institute of Medical Sciences. Now today there are 23 All India Institute of Medical Sciences. और बजट एलोकेशन इन हेल्थ सेक्टर 2.3% बढ़ गया है। एम्स जैसे मैंने कहा 23 बन गए हैं। मेडिकल कॉलेजेस नाउ फ्रॉम 641 it has increased to 1341. Medical seats, there are 82,000 seats per year MBBS. Now there are 1,75,000 मेडिकल सीट्स जो बढ़ाई गई है। अगर हम बात करें आत्मनिर्भर भारत में तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 11.6% का 3rd क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है। और इंडिया स्टॉक मार्केट में आज 7th सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है। वी हैव ओवरटेकन हांगकांग ऑल्सो। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं एस्पिरेशंस की, 21st सेंचुरी के फुलफिलमेंट की, तो उस एस्पिरेशन की कमिटमेंट को फुलफिल करने में भारत सबसे आगे रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम एक सपना लेकर चले हैं कि आज का भारत 2047 में जब हम अपने आजादी की, अपनी इंडिपेंडेंस की जब हम सेंचुरी मना रहे होंगे तो तब हमारा भारत कैसा होगा, इसके लिए हम विकसित भारत का संकल्प लेकर के चल रहे हैं। एंड दैट इज डेवलप्ड नेशन। उसके लिए हम चल कर रहे हैं। मैं यहां जब इतनी बातें कर रहा हूं तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। बोमई साहब हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि केंद्र का एलोकेशन 275% कर्नाटक में बढ़ा है। 275%। और 5,42,341 करोड़ रुपए कर्नाटक को मिले हैं इस पिछले 5 सालों में। ये भी हमको ध्यान रखना है। कर्नाटक के इंफ्रास्ट्रक्चर के बूस्ट के लिए 30,000 करोड़ रुपीस रेलवेज में इन्वेस्ट हुआ है। 8,000 करोड़ रुपीस का बेंगलुरु मैसूरू का अपना एक्सप्रेस हाईवे बना है। 15,767 करोड़ का सब अर्बन प्रोजेक्ट को रेल प्रोजेक्ट बना है। भारत माला प्रोजेक्ट में 614 किलोमीटर का हाईवे बना है। एविएशन में हमारे वो कैंपागोड़ा जी की मूर्ति भी लगाई है ना वहां, कैंपागोड़ा।
कैंपेगौड़ा जी की वहां मूर्ति भी लगाई और वहां टर्मिनल भी बनाया, सेकंड टर्मिनल बनाया। और शिवमोगा में नया एयरपोर्ट बनाया। और अब बेलगावी में शायद प्रधानमंत्री जी आने वाले ऑनलाइन करेंगे और यहां भी बेलगावी के एयरपोर्ट का भी टर्मिनल नंबर 2 वो भी बन करके तैयार होगा, वो भी होगा। इसलिए अगर हम देखें 7 स्मार्ट सिटीज आर फ्रॉम कर्नाटका इटसेल्फ। इरिगेशन डेवलपमेंट के लिए कृष्णा अपर कृष्णा प्रोजेक्ट हो, चाहे कालासा बंदूरी प्रोजेक्ट हो, ये सारे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए हर तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक को मेन स्ट्रीम में रखा है। एक बात मैं और करूंगा आपसे, जिसका आप लोगों ने ध्यान में लिया होगा। आज इंडिया हर इंटरनेशनल फोरम का पार्ट एंड पार्सल है। इंडिया इज एन इनवाइटेड मेंबर। आज इंटरनेशनली इंडिया का एंगेजमेंट किसी भी वर्ल्ड फोरम पर पीछे नहीं है, बल्कि लीडरशिप के रूप में आज इंडिया का एंगेजमेंट है। आपने देखा होगा G20, पहले किसी के मुंह पर G20 न चढ़ा था न मालूम था। क्यों नहीं मालूम था? इसलिए कि G20 को भी अगर किसी ने इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचाया तो वो तब हुआ जब भारत में मोदी जी के प्रेसिडेंसी में G20 है। और इस G20 में आपने देखा होगा किस तरीके से यूनानिमस रेजोल्यूशन हुआ, सभी देश एक साथ आकर के रिजॉल्व किया। यूरोप तक के कॉरिडोर का इसमें प्रस्ताव पारित हुआ और इसके साथ साथ यह भी तय हुआ कि हमारे अफ्रीकन नेशंस को परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा और अफ्रीकन नेशंस यूनियन को उनको भी परमानेंट मेंबरशिप दी गई। ये G20 में हुआ है। इसलिए इंटरनेशनली भी हम लोगों ने इन सारी बातों को देखा है। मैं यहां आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूं, और मैं ये शेयर करना चाहता हूं क्योंकि कोरे साहब जानते हैं, इनके साथ मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री में काम किया। ये ही वॉज दी मेंबर पार्लियामेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और हमारे प्रहलाद जोशी जी ने कोरोना को बहुत नजदीक से देखा है क्योंकि he has been in the governance। सारी दुनिया में कोरोना मैनेजमेंट कोई देश नहीं कर सका जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना का मैनेजमेंट भारत में हुआ। नो कंट्री को हुआ। आप बोलेंगे क्या बोल रहे? मैं बताना चाहता हूं, अमेरिका, यूरोप, ईस्टर्न कंट्रीज कोई ये तय नहीं कर पाया कि इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है या ह्यूमैनिटी इंपॉर्टेंट है। नन ऑफ द कंट्रीज को डिसाइड वेदर इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट और ह्यूमैनिटी इज इंपॉर्टेंट। इसलिए वो हमेशा डॉल्ड्रम्स में रहे, लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं और फिर उठाएं, लगाएं और फिर उठाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है, और लॉकडाउन लगाया। आप लोगों से जनता कर्फ्यू लगवाई, लॉकडाउन लगाया। आप लोगों ने मोदी जी के साथ ताली भी बजाई, थाली भी बजाई, दिया भी जलाया, लेकिन लॉकडाउन को लेटर और स्पिरिट में लगाया। और इस 1.5 महीने में मोदी जी ने देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया। और जब तैयार हो गया तो मोदी जी ने कहा जान भी है और जहान भी है, लॉकडाउन उठता है, हम अब आगे बढ़ेंगे और हम चलेंगे। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, यहां आपके यहां मैं आ रहा था, देखा ICMR का सेंटर है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। आप जरा ICMR में जाकर रिकॉर्ड चेक करना। ट्यूबरक्लोसिस को नेशनल प्रोग्राम बनने में इट टुक 30 इयर्स। टेटनस की इंजेक्शन को भारत में आने में इट टुक 40 इयर्स। जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवाई को, इंजेक्शन को भारत में आने में टुक 100 इयर्स। 1906 में आ गया था जापान में और 2006 में भारत में आया। डिप्थेरिया की दवाई को आने में 20 साल लग गए। लेकिन कोरोना 2020 के पहला केस 20 जनवरी को डिटेक्ट होता है। 20 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री जी टास्क फोर्स बैठाते हैं और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 इंडिजिनस वैक्सीन बना करके देते हैं। और आप याद करो ऑपोजिशन क्या करता था, ये याद करना, इलेक्शन में इनको याद दिलाना, मत लगाओ टीका, मत लगाओ टीका।
ये मोदी टीका है, मोदी टीका। अपने जाके चुप चुप लगवा लिया। हमने पूछा कैसा लगा मोदी टीका, अभी और लगेगा। लेकिन ये मोदी टीका जिसके बारे में वो गुमराह करते थे, ये कहा करते थे कि वी आर नॉट गिनी पिग्स, हमारे को इस तरीके से एक्सपेरिमेंट ट्रायल्स, एक्स्ट्रा ट्रायल्स होने चाहिए। और क्या कहते थे, यही केजरीवाल, यही राहुल गांधी, यही प्रियंका, यही सोनिया, ये कहते थे बाहर का टीका लगा लो, देश का टीका नहीं लगाओ। और मोदी जी ने इस देश को 220 करोड़ डबल डोज लगा करके और विद बूस्टर लगा करके इस देश को कोरोना से निजात दिलाई, ये हम लोगों ने देखा। और इतना ही नहीं, 100 कंट्रीज को 30 करोड़ वैक्सीन मैत्री में दिया गया और 20 देशों को मुफ्त में दिया गया। ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ये अंतर्राष्ट्रीय छवि हमारी बनी है। इतना ही नहीं, मैं यहां ये भी आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि चाहे वो यूक्रेन से अपने बच्चों को लाना हो, चाहे अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को लाना हो, चाहे यमन से अपनी नर्सेस को लाना हो, मोदी जी के नेतृत्व में कभी भी भारत पीछे नहीं रहा। और भारत ही नहीं, अन्य देशों के लोगों को भी वापस लाने में भारत ने अग्रगणी भूमिका अदा की, ये भी हमको ध्यान रखना। यूक्रेन में तो दूसरे देशों के बच्चे भारत का तिरंगा लेकर के वो भी इस अपने देश में आ गए और वो भी सेफ, उनको पैसेज मिल गया। ये स्थिति आकर के खड़ी। मैं एक बात और अंतर्राष्ट्रीय जगत की दृष्टि से बोलूंगा। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है ना, ये बहुत कुछ कहती है। दे हैव गॉट वेरी स्पेशल कनोटेशन एंड मीनिंग। जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय देश इंडिया को रेफर करता था, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यूरोप के देश हो, चाहे वो अन्य कंट्री हो, हमेशा बोलता था ओ इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी इंडिया अकेले नहीं निकलता था मुंह से, इंडिया एंड पाकिस्तान। Whenever they used to talk in terminology of इंडिया एंड पाकिस्तान। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इंडिया इंडिया रह गया है, पाकिस्तान पाकिस्तान बन गया, ये चला गया जहां गया है वो आपको मालूम है। Nobody says now India and Pakistan. Everybody in diplomatic language says India, India. We look forward towards India. We look forward towards India. ये फर्क आ गया। आज भारत को देखने का नजरिया, चाहे जो बाइडेन का हो, चाहे मैक्रोन का हो, चाहे किसी और का हो, हर एक कोई भारत को, मोदी जी के को अंतर्राष्ट्रीय जगत पर एक वर्ल्ड लीडर के रूप में देखते हैं और उनकी बात को सुनते हैं, समझते हैं। ये आपने G20 में भी आपने देखा होगा। इसलिए मित्रों, कई लोग बोलते हैं ना, देश भारत बदल गया है, भारत बदलाव की ओर चल पड़ा है, अब ये विकसित भारत की अरमान को लेकर के आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। अब यहाँ आया हूं तो एक बात कर्नाटक के बारे में भी बोल दूं। अब अभी मुझे बहुत दुख हुआ कि एक आपने सांसद राज्यसभा का चुना और चुनने के बाद वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। खड़गे साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि ये चुना हुआ प्रतिनिधि आपके बगल में राज्यसभा का सदस्य बनकर के बैठेगा? आप खड़गे साहब इसी धरती के पुत्र हैं, आप चुप हैं, आप कुछ बोलते नहीं हैं। आप पाकिस्तान के हमदर्द हो गए क्या? हमदर्दी है क्या? राहुल गांधी को कोई हमदर्दी है क्या? भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए थे। अरे भारत तोड़ने वाले तो तेरे घर में बैठे हुए हैं। कहां जोड़ने चला है? किसको जोड़ने चला है? नो एक्शन इज बीइंग टेकन। रामेश्वरम कैफे में बॉम्ब ब्लास्ट होता है। क्या है ये? कैसे हो रहा है? सिद्धारमैया पीएफआई के केसेस विड्रॉ करते थे, आज जिस पीएफआई पर हम लोगों ने बैन लगा दिया। आप एक बात समझ लीजिए, इनको वोट चाहिए और वोट के लिए अपीजमेंट चाहिए, और अपीजमेंट के लिए ये देश को वे साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। ये हमको समझना चाहिए। इनको देश का मतलब नहीं है, इनको मतलब है वोट से। और ये इंडिया अलायंस क्या है? ये परिवार का अलायंस है, ये परिवारों का अलायंस है। कौन सा इंडिया अलायंस में है जो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो? फारूक अब्दुल्ला को ले लो, परिवार की पार्टी है।
महबूबा मुफ्ती को ले लो, परिवार की पार्टी है। आप नीचे आ जाओ, ये अखिलेश को ले लो, परिवार की पार्टी है। लालू को ले लो, लालू, राबड़ी, मीसा, तेजस्वी, तेज प्रताप, सारे परिवार की पार्टी है। बंगाल में चले जाओ, पीसी, भाईपो, बुआ, भतीजा, ममता और अभिषेक, परिवार की पार्टी है। नीचे चले जाओ, केसीआर, केटीआर, कविता, सब बेटा, दामाद, आने वाला पोता भी, सब परिवार की पार्टी। उधर चले जाओ आप तो करुणानिधि, उसके बाद स्टालिन के बाद उदयनिधि, परिवार की पार्टी है। वहां शरद पवार, सुप्रिया सुले, परिवार की पार्टी है। वहां उद्धव और आदित्य, परिवार की पार्टी है। ये सब परिवार की पार्टियां हैं। और आप बताइए, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? अखिलेश के खिलाफ केस है कि नहीं है? लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? तेजस्वी पर सीबीआई का केस है कि नहीं है? ममता के मंत्रियों पर केस है कि नहीं है? ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं। ये परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है उसके लिए गठबंधन बनाओ और गठबंधन बना करके लड़ो। बताइए, केजरीवाल के ऊपर केस है कि नहीं है? मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? ये संजय सिंह जेल में है कि नहीं है? और ये अग्रवाल, क्या नाम उसका, जैन बेल पर है कि नहीं है? ये सारे नेता या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। और ये भ्रष्टाचार और परिवार की पार्टी है। यही इंडी अलायंस है। मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो काडर बेस्ड पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसकी मास फॉलोइंग है। और ये भारतीय जनता पार्टी है विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी। मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए आया हूं कि आपका आशीर्वाद, समर्थन भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को, मोदी जी के नेतृत्व में हम फिर एक बार मोदी सरकार इस नारे को आगे बढ़ाएं, इस तरीके से आगे बढ़े और आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और कमल को मिले, इसी आग्रह के लिए मैं आया था। आपने मेरी बात बहुत शांतिपूर्वक सुनी, इसके लिए आप सबका विशेष धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।